देखो 3 कंपोनेंट्स के अंदर इस कोर्स को हमने बनाया है। There are 3 components. The first is the conceptual classes. The second is the tests. And the third thing, it is the live answer writing sessions. ये 3 चीजें हैं बेसिकली। द फर्स्ट थिंग इज कंसेप्चुअल क्लास, और कंसेप्चुअल क्लास के अंदर 2 चीजें होंगी। वन विल बी द हैंडआउट्स। हैंडआउट्स दे विल बी गिवन इन एडवांस, ठीक है। एटलीस्ट आपके पास जो है, जो अगला सेशन होने वाला है या फिर जो अगला थीम होने वाला है, उसके हैंडआउट्स ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो एडवांस में आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। एंड इन दीज सेशंस आई विल बी डिस्कसिंग ओनली दोज हैंडआउट्स, ठीक है। मैं इन सेशंस के अंदर बहुत उन्हीं हैंडआउट्स को यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। आई वॉन्ट बी रीडिंग देम आउट। मैं चाहता हूं कि आप ऑलरेडी उसको थोड़ा सा पढ़ के आइए। हैंडआउट्स का एक एटलीस्ट एक रीडिंग आपको जो है होना चाहिए। और क्लास के अंदर जैसे मैंने अब इन चीजों के ऊपर बात की, एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर बात की कि एंथ्रोपोलॉजी चीज क्या है, ठीक है, वो किस तरह से जो है वो काम किस तरह से करती है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। सिमिलरली हम उसी के ऊपर जो है वो बातें करेंगे यहां पे भी। और आप हैंडआउट्स प्लीज टेक दी प्रिंट आउट और समथिंग, जैसे भी आपको सही लग रहा है, ठीक है। और यहां पे जो है वो क्लासरूम के अंदर डिस्कशंस होती रहेंगी। देन देयर आर टेस्ट्स, अप्रोक्सीमेटली 21 टेस्ट्स विल बी देयर, ठीक है, जिसके अंदर देयर विल बी 17 सेक्शनल टेस्ट्स एंड देयर विल बी 4 फुल लेंथ टेस्ट्स, ठीक है। और फिर आपके पास लाइव आंसर राइटिंग होगी। लाइव आंसर राइटिंग का फॉर्मेट वही रहेगा, दैट आई विल गिव यू क्वेश्चन, और उसी के साथ जो स्ट्रेटजी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो मैं डिस्कस कर दूंगा यहीं पे इसी बोर्ड के ऊपर। एंड उसी स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और आप उस टाइम के हिसाब से जो है वो अपना आंसर लिखेंगे, एंड आफ्टर राइटिंग द आंसर यू विल सेंड इट टू मी, ठीक है। उसके अंदर जो भी दिक्कतें हैं, और उसी क्लास के अंदर आई विल ऑल्सो डिस्कस द कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर आंसर। तो मेरा जो आइडिया है वो ये है कि लाइव आंसर राइटिंग के अंदर एटलीस्ट आपके 10 सालों के जो पेपर है वो डिस्कस कर दिया जाए टॉपिक वाइज, ठीक है। और जो आपके पास टेस्ट हैं उनसे अगेन आपका जो है वो सेल्फ मतलब एक इवेल्युएशन होता रहे कि टाइमली आप लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। एंड बाकी जो आपके पास PYQs बच जाएंगे 10 ईयर के पार के, वो आपको जो है वो ऐप के ऊपर ऑलरेडी दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो जनरली जो है वो मेरा ये रहता है दैट 1990 से लेके जो अब तक के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो जो है वो आपको ऐप के ऊपर दे दिए जाएंगे, ठीक है। अगर उनमें से आपको कोई भी डाउट होता है आई विल बी अवेलेबल फॉर यू, ठीक है, आप पूछ सकते हैं डाउट। और उसी के साथ साथ जो है वो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, ओके। सो बेसिकली दिस इज द कंटेंट ऑफ द कोर्स, एंड देन लेट अस डिस्कस द सिलेबस, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग in the syllabus, or the first theme of the syllabus, it is the meaning, scope and development of anthropology. Generally meaning आपने देख लिया है that what does anthropology means, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी का जो इसके अंदर हम एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का नेचर डिस्कस करते हैं
कि व्हाट डज एंथ्रोपोलॉजी लिटरली मीन्स, इट इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। और इसका मीनिंग जो है, डेवलपमेंट का मतलब है कि एंथ्रोपोलॉजी का जो मीनिंग है और एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप जो है वो किस तरह से इंक्रीज हुआ है। स्कोप का लिटरल मतलब है कि एंथ्रोपोलॉजी की जो सब ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस बेसिकली उसी तरह से बनाई जाती हैं जिस तरह से वो एक डिसिप्लिन सोसाइटी के ऊपर काम करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली डील्स विद द ह्यूमंस एज द बायोलॉजिकल बीइंग, it deals with the language of humanity or the languages of humans, it deals with the culture of humans, it deals with the past of humans। तो बेसिकली आपके पास लैंग्वेजेस कौन सी बनी है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो स्कोप है वो बनाया जाता है। दिस इज नोन एज द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, और वो स्कोप एंथ्रोपोलॉजी का अलग अलग एराज के अंदर कैसे डेवलप हुआ है ये यहां पे आप डिस्कस करते हो। और बेसिकली ये चैप्टर जो है वो आपको असेंस देता है सिलेबस कि आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, देन उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी का बाकी डिसिप्लिन्स के साथ जो है क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अब बेसिकली इसी चीज को देखते हुए मुझे एरिक वुल्फ का एक कोट याद आ रहा है। एरिक वुल्फ एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। एरिक वुल्फ कहते हैं दैट एंथ्रोपोलॉजी इट इज नॉट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ बट इट इज इंटरमिंगलिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, कि ये ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक्सटेंसिव खुद की कुछ रिसर्च की है, बट एंथ्रोपोलॉजी ने बाकी बहुत सारे लोगों की रिसर्च को कल्मिनेट किया है, एक दूसरे के साथ जोड़ा है। और इसीलिए जो है वो हम ये यूज करते हैं, ये चैप्टर का यूज करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशनशिप क्या है बाकी और सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी और डिसिप्लिन्स के साथ, जिसके अंदर बेसिकली वी डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद द सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस लाइक सोशियोलॉजी, ठीक है, लाइक पॉलिटिकल साइंस, लाइक कल्चरल स्टडीज, लाइक रिलीजियस स्टडीज, ठीक है। सो इन सोशल साइंसेस के साथ आपका क्या रिश्ता रहा है, सोशियोलॉजी के साथ हमारा क्या रिश्ता रहा है। हम विद द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी, हमने सोशियोलॉजी से बहुत सारे मेथड्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। मेथड्स जैसे क्वेश्चनेयर का मेथड हो गया, आगे चल के देखेंगे। सर्वेज को हमने एक्सट्रैक्ट किया है। पॉलिटिकल साइंस से हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया है, इंसानों ने अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई, इंसानों ने रेवोल्यूशंस कैसे जनरेट किए, इंसानों ने सिविलाइजेशंस कैसे बनाई है। देन कल्चरल स्टडीज से अगेन इसकी भी हेल्प ली है हमने, रिलीजियस स्टडीज की हेल्प हमने ली है, ठीक है। सिमिलरली द बिहेवियर साइंसेस, साइकोलॉजी की हेल्प हमने बहुत जगह से ली और बहुत हेल्प जो है वो साइकोलॉजी को दी। जैसे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी के अंदर सिगमंड फ्रूड को पढ़ा जाता है, सिमिलरली यहां पे भी सिगमंड फ्रूड को पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अगेन सिगमंड फ्रूड ने बहुत कुछ जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को दिया है और बहुत सारी चीजें जो है वो उस वक्त के एंथ्रोपोलॉजिस्ट से सिगमंड फ्रूड ने ली हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर को समझने के लिए। देन उसके बाद बात आती है लाइफ साइंसेस एंड मेडिकल साइंसेस, ठीक है। अगेन फ्रॉम बायोलॉजी और द मेडिकल साइंसेस, क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी जैसे जो ब्रांचेस हैं वो आए हैं, एपिडेमियोलॉजी से जैसे ब्रांचेस जो है वो आए हैं, डिसीज की स्टडी होनी स्टार्ट हुई है, ठीक है। देन उसके बाद अर्थ साइंसेस, अगेन जियोलॉजी इट इज यूज्ड इन एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, खास करके आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर यूज होती है। एंड देन इन डिफरेंट ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटिकल जो आपके पास ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, ठीक है,
तो लैंग्वेज से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं. ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी और सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज. इस चीज को हम आगे चल के करेंगे. और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ना ही पूरी तरह से सोशल स्टडीज में है और ना ही पूरी तरह से जो है वो ह्यूमैनिटीज में है, ना ही सोशल साइंसेज में है, ये ना ही ये साइंस है, ना ही ये ह्यूमैनिटीज है. ये बीच का कुछ रिश्ता बन जाता है एंथ्रोपोलॉजी का, जिसमें कि ये दोनों चीजों की जो बेस्ट चीजें हैं वो ले पाती है, वो एक्सट्रैक्ट कर पाती है. तो इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आप सब कुछ पढ़ लेते हो. आप सोशियोलॉजी भी पढ़ोगे, आप मेडिकल साइंस को भी थोड़ा सा पढ़ने वाले हो, बायोलॉजी को पढ़ने वाले हो, आर्कियोलॉजी को पढ़ने वाले हो. ठीक है, अगेन सोशियोलॉजी यू विल बी रीडिंग. देन उसके बाद आप कल्चरल स्टडीज को पढ़ेंगे, लैंग्वेज को पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन उसके बाद देयर आर मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इनको स्टडी किया जाता है. सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. देन द नेक्स्ट थीम, it is the human evolution. Human evolution, it is basically divided into three parts or the three segments. The first segment of the human evolution, it is the themes or it is the theories of evolution. And there are three major theories of evolution. ठीक है, और इसी के साथ जुड़े हुए जो है वो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, जैसे डॉल्स रूल है, कोप्स लॉ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तीन मेजर थ्योरीज हैं. द फर्स्ट इज द प्री डार्विनियन थ्योरी. प्री डार्विनियन थ्योरी के अंदर आपके पास अगेन प्लेटो की थ्योरी आ जाती है, एरिस्टोटल की थ्योरी आ जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट थ्योरी आ जाती है वो है लमार्क की थ्योरी. लमार्क ने कैसे एवोल्यूशन को समझाया था. देन उसके बाद आपके पास डार्विन की थ्योरी आ जाती है. फिर उसके बाद जो मॉडर्न थ्योरीज हैं, जो पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज हैं, वो आ जाएंगे. दिस इज द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है, फिर उसके बाद एक छोटा सा सेक्शन आता है प्राइमेटोलॉजी का. प्राइमेटोलॉजी बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट्स. प्राइमेट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है और उनकी टेक्सोनॉमी क्या है. बेसिकली तीन चीजें जो है वो इसके अंदर डील की जाएंगी. एंड देन द थर्ड वन इज द ह्यूमन एवोल्यूशन इटसेल्फ. ठीक है, कि इंसानों का एवोल्यूशन कैसे हुआ है. आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस कैसे बने, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस से आगे बढ़ते हुए आप नियंदरथाल मैन कैसे बनते हो, फिर आप जो है वो किस तरह से होमो सेपियंस की कैटेगरी के अंदर पहुंचते हो. अगेन इसके बारे में जो है वो बातें की जाएंगी. ठीक है, सो दिस इज दिस थीम ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन. देन you will have the section of the word archaeology. Word archaeology के अंदर again it can be divided into two parts. The first is the theory or the methods of the archaeological anthropology, and the second thing it will be the chronology of आर्कियोलॉजी. ठीक है जी, दो चीजें. तो मेथड्स, इन द मेथड्स बेसिकली वी विल बी डीलिंग अबाउट द टू थिंग्स. द फर्स्ट इज एक्सकेवेशन कैसे किया जाता है. कोई भी साइट के ऊपर आपको शक है कि साइट के नीचे कुछ दफन है, तो आप साइट को कैसे एक्सकेवेट करेंगे, उसका एक सिस्टमैटिक मैनर क्या है. दिस इज द एक्सकेवेशन. ठीक है, और एक्सकेवेशन मेथड्स. दूसरी जो चीज है दिस इज द डेटिंग मेथड. अब आपको चीज मिल गई, जो आर्टिफैक्ट आपने ढूंढना था वो मिल गया, तो आर्टिफैक्ट को अब आपने डेट करना है ताकि आप क्रोनोलॉजिकली उस आर्टिफैक्ट को जो है वो लगा सको इसके अंदर, कि वो आर्टिफैक्ट जो है वो किस पीरियड से बिलोंग करता है, किस टाइम फ्रेम से बिलोंग करता है. ठीक है,
तो उसके लिए जो है वो देयर इज दिस क्रोनोलॉजी, और क्रोनोलॉजी के अंदर देयर आर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द ह्यूमन कल्चरल एवोल्यूशन, जिसके अंदर आपके पास पेरियोलिथिक आ जाता है, मिजोलिथिक आ जाता है, न्यूलिथिक आ जाता है, चाल्कोलिथिक आ जाता है, कॉपर एज आ जाता है, ब्रॉन्ज एज आ जाता है, आयरन एज आ जाता है। पेलियोलिथिक कल्चर जिसके अंदर स्टोन टूल्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। न्यूलिथिक कल्चर जिसके अंदर एग्रीकल्चर हो रहा है, और मीजोलिथिक कल्चर जिसके अंदर बेसिकली स्टोन टूल्स तो यूज किए जा रहे हैं, बट स्टोन टूल्स दे आर मच मोर रिफाइंड, और कई जगह के ऊपर एक सिंपल तरह का एनिमल जो है वो पालना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोगों ने जो है वो यहां पे डॉग रेयरिंग या फिर डॉग का जो है वो पालना शुरू कर दिया था, ठीक है, कुत्ता पालना जो है वो उन्होंने यहां पे शुरू कर दिया था। देन उसके बाद आपके पास चाल्कोलिथिक पीरियड, अब धीरे धीरे मेटल का यूजेज जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है इंसानों के अंदर। मेटल के अंदर सबसे पहले जो मेटल आता है इंसानों को जिसके बारे में पता चलता है, दैट इज द कॉपर। फिर उसके बाद कॉपर को आप टिन के साथ धीरे धीरे मिक्स करना स्टार्ट कर देते हो, इट क्रिएट्स ब्रॉन्ज, दैट इज जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, कॉपर से तो बहुत ही ज्यादा है। देन आपके पास जो है वो एक नया मेटल आता है आपकी दुनिया के अंदर, आयरन एज। तो बेसिकली इसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं, इसका नेचर समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे स्टोन टेक्नोलॉजी से आप जब एग्रीकल्चर की तरफ जाते हो, एग्रीकल्चर से जब आप कॉपर की तरफ जाते हो, कॉपर से जब आप ब्रॉन्ज की तरफ जाते हो, ब्रॉन्ज से जब आप आयरन की तरफ जाते हो, तो बेसिकली इनकी वजह से, इस ट्रांजिशन की वजह से आपके जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपका जो समाज है, उस वक्त का समाज था, वो कैसे चेंज करता है, ठीक है। तो इन चीजों को जो है वो यहां पे डिस्कस किया जाएगा। देन और ये सारी चीजें ऐसा नहीं है दैट ये सारी चीजें ऊपर ऊपर की हैं, दीज थिंग्स, दीज पैटर्न्स, दे विल बी सीन एज इट इज इन दी पेपर ऑल्सो, ठीक है। तो जैसे पेपर के अंदर प्री डार्विनियन, डार्विनियन एंड पोस्ट डार्विनियन थ्योरी से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एक साल। प्राइमेटोलॉजी से देयर इज अ हॉट क्वेश्चन ऑन दी बिहेवियर ऑफ प्राइमेट्स, ठीक है, हर अल्टरनेटिव साल क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां से 2 क्वेश्चन अगेन पक्के हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरह से यहां से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछ लिए जाते हैं। अगेन वो क्वेश्चन किसके ऊपर पूछते हैं? एवोल्यूशन के ऊपर पूछते हैं कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो इस डिसिप्लिन का सबसे एक अच्छा पॉइंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, कि इसका सिलेबस इतना वाइड है, बट यूपीएससी के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो तो आप बहुत इजीली इस चीज को डिमार्केट कर सकते हो कि जो सवाल हैं वो किस तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप ट्रेंड एनालिसिस से जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे तरीके से मार्क कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद द नेक्स्ट थीम, इट इज द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर अगेन दीज आर द चैप्टर्स, एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी सबसे बड़ा पोर्शन है आपके पेपर का। द फर्स्ट चैप्टर इन द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज 2.1 इन योर सिलेबस, दैट इज द नेचर ऑफ कल्चर। और लेकिन यहां से सिर्फ 2 चीजें पढ़ने वाली। द फर्स्ट थिंग, इट इज द concept of culture and civilization. The second thing is the ethnocentrism and cultural relativism, ठीक है। बेसिकली दोनों चीजें जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। एक स्कूल ऑफ थॉट आता है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। स्कूल ऑफ थॉट समझते हो? स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है कि एक थ्योरी वाले जब बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं और उस थ्योरी को एडहर करते हैं, उस थ्योरी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, दैट मेक्स अ स्कूल ऑफ थॉट। उस स्कूल ऑफ थॉट का नाम था एवोल्यूशनिज्म और क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म।
क्लासिकल हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज इट स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी, ठीक है। तो वो जो है वो पुराना बन जाता है, क्लासिकल बन जाता है। एक जो 21st या 20th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट होता है वो जो है वो न्यू एवोल्यूशनरीज बन जाते हैं, ठीक है। तो देयर वाज अ स्कूल ऑफ थॉट क्लास कॉल्ड द क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म। जो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म है उसका बेसिकली मानना यह था कि दैट देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन टू थिंग्स। एक होती है कल्चर और एक होती है सिविलाइजेशन, ठीक है। कल्चर इट इज ऐसी चीज जो कि हर एक समाज के अंदर मिलेगी आपको, हर एक समाज के अंदर। हर एक समाज के अंदर सिंबल्स मिलेंगे, हर एक समाज के अंदर आपको किसी ना किसी तरह का मटेरियल मिलेगा, हर एक समाज के अंदर आपको फैमिली मिलेगी, हर एक समाज के अंदर आपको किनशिप मिलेगी, हर एक समाज के अंदर आपको आर्ट मिलेगा, हर एक समाज के अंदर आपको एक हेरिटेज मिलेगा जो कि आपके बाप दादाओं से आपकी तरफ जो है वो आएगा। तो इनका मानना था कि ऐसी चीजें जो कि हर एक समाज के अंदर होती हैं, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कल्चर, ठीक है। वो कल्चर कुछ वजह से धीरे धीरे इवॉल्व करता है और सिविलाइजेशन बन जाता है। सिविलाइजेशन कब बनता है? वो आर्कियोलॉजी के अंदर उसका आंसर छिपा हुआ है। जब आपके पास मेटल आना शुरू हो जाता है, जब मेटलर्जी आपके पास आनी शुरू हो जाती है, तो इस मेटल की वजह से आपके अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं, जैसे हड़प्पन कल्चर के अंदर हम देखते हैं दैट बिकॉज ऑफ द कॉपर, बिकॉज ऑफ द ब्रॉन्ज हड़प्पन कल्चर बनती है, उसके अंदर सिटीज आनी शुरू होती हैं। तो वैसे ही इनका मानना था कि आपके पास जो है वो कल्चर से सिविलाइजेशन बनती है, ठीक है, मेटलर्जी की वजह से। सो बेसिकली उसी चीज को जो है यहां पे लिखा गया है, द कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और सवाल भी वैसे ही पूछे जाते हैं। अब आपके पास अलग अलग ट्रेडिशंस आते हैं इस चीज को समझाने के लिए। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं तो कुछ लोग इसको सब्सटेंटिव करके दिखाते हैं, इस चीज को सही करके दिखाते हैं कि सच में ऐसा ही है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो बेसिकली उसी तरह से यूपीएससी सवाल भी पूछती है। देन उसके बाद एथनोसेंट्रिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है। एथनोसेंट्रिज्म इट इज अ थॉट प्रोसेस ऑफ द स्टडिंग कल्चर, जिसके अंदर आप सामने वाले के कल्चर को अपने नजरिए से देखते हो, जज करते हो सामने वाले के कल्चर को, ठीक है, जो जैसे कि ये लोग जज कर रहे थे। एंड देन देयर इज द कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म इज बेसिकली कि जब आप किसी के कल्चर को जज नहीं करते हो, ठीक है। देन उसके बाद अगला चैप्टर सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी और कल्चर के अंदर क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद सोसाइटी के 3 हिस्सों के बारे में आपको जानना है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, संस्थानों के बारे में, सोशल ग्रुप्स के बारे में, संग्रह के बारे में, और स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। कि आपके पास, क्योंकि हर एक सोसाइटी के अंदर ये 3 चीजें होंगी, संस्थान होंगे, सोशल इंस्टीट्यूशंस होंगे, फैमिली होगी, ग्रुप्स होंगे जो कि आप जानबूझ के अपने स्वार्थ के लिए बनाएंगे, एंड देन देयर विल बी दी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो आपके पास ये चीजें जो है वो दिखाई देंगी तकरीबन हर एक संस्थान के अंदर, हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, हर एक सोसाइटी के अंदर। देन उसके बाद मैरिज, ठीक है। अब मैरिज के अंदर जो है वो आपसे इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट आपके पास जो है वो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैरिज, क्या मैरिज हर एक सोसाइटी में होती है, मैरिज के अलग अलग रूल्स कौन कौन से हैं, कितने तरह की मैरिज होती है, मैरिज का आपकी सोसाइटी के अंदर फंक्शन क्या है, और उसी के अंदर मैरिज के अंदर देयर आर सर्टेन पेमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल डोरी है, ब्राइड वेल्थ है, तो दहेज होता है और एक वरी होती है, ठीक है, डोरी एंड ब्राइड वेल्थ। ये 2 चीजें जो है वो कैसे स्टार्ट हुई सोसाइटी के अंदर और आपके पास किस तरह से आजकल सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है। अगेन जो सवाल है वो यहीं से पूछे जाएंगे। देन उसके बाद फैमिली। फैमिली के अंदर भी सिमिलर चीज है, फैमिली क्या होती है,
क्या फैमिली हर एक हर एक सोसाइटी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। देन उसके बाद फैमिली के ऊपर अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। देन किनशिप, रिश्तेदारी। तो अब रिश्तेदारियों के लिए अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं जिनको हम कहते हैं किनशिप टर्मिनोलॉजी। कुछ कल्चर्स हैं जिनके अंदर देयर आर दीज टर्म्स चाचा, पिता, ताया और ताऊ। कुछ कल्चर्स के अंदर छोटे पापा, बड़े पापा करके उनको बुलाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा क्यों है कि आपके पास एक रिश्ते के लिए अलग अलग टर्म्स अलग अलग सोसाइटी के अंदर जो है बोले जाते हैं। सो उन चीजों को हम क्वेश्चन करते हैं किनशिप टर्मिनोलॉजी के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद डिसेंट क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स कैसे बनते हैं, कंसैंग्यूनिटी क्या है, एफिनिटी क्या है, इसकी थ्योरीज क्या है, ठीक है। तो उन सारी चीजों को जो है यहां पे डिस्कस किया जाता है। देन उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वी विल डिस्कस कि किस तरह से जो आपके पास प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं या फिर आपकी सोसाइटीज हैं वो किस तरह से चेंज हो रही हैं, वो उसके अंदर किस तरह से इकोनॉमिक्स या फिर आपके पास जो है वो जो चीजों का लेन देन है वो चलता है, ठीक है। दिस इज इन द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि वो किस तरह से अपने आप जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो सोसाइटीज किस तरह से पूरी करती हैं। देन उसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल, ठीक है। हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अलग अलग तरह की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसी हैं, वो कौन कौन सी हैं, वो किस तरह से इवॉल्व करी है और वो क्यों इवॉल्व करी है। फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू सी द कंसेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, ठीक है, कि पावर क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है, लेजिटिमेसी क्या होती है, एंड देन सोसाइटीज अलग अलग तरीके से किस तरह से अपने लोगों पे सोशल कंट्रोल रखती है। देन उसके बाद रिलीजन के अंदर भी हम अलग अलग तरह के रिलीजन्स को जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज की। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है या फिर क्वेश्चन मार्क बन चुके हो? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। देखो, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर सिलेबस साफ लिखा गया है और यूपीएससी का जो एग्जामिनर है मेरे हिसाब से सबसे पहले सिलेबस को उठाता होगा और आधा पेपर जो है वो डायरेक्टली सिलेबस से ही बन जाता है, क्योंकि वो सिलेबस जो है वो आपको एक बहुत साफ और स्पष्ट कहानी बताता है कि आप किन चीजों को पढ़ने वाले हो, आपके सामने कौन सी चीजों से जो है सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट 70% ऑफ द पेपर आई कैन प्रोडिक्ट जस्ट बाय रीडिंग द सिलेबस, ठीक है। और वो आप देखेंगे, मेंस का एग्जामिनेशन 15 दिन बाद है एंड आई कैन गारंटी कि जो मैं यहां पे बातें कर रहा हूं वही चीजें जो है वो आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। देन उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज को बेसिकली मैंने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज द क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म एंड डिफ्यूजनिज्म, ठीक है। ये थ्योरी जो है वो 19th सेंचुरी के अंदर बनती है, यानी कि जब एंथ्रोपोलॉजी की एज अ डिसिप्लिन खुद शुरुआत हुई तो तभी से ये थ्योरी जो है वो बनी, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, एंड इसी के साथ जो है वो कल्चरल पर्टिकुलरिज्म एंड डिफ्यूजनिज्म बनती है। अब मुद्दा का क्या है यहां पे, इनका हर एक थ्योरी क्यों बनती है, पहले तो ये मैं जानना चाहता हूं। तो हर एक थ्योरी के बनने का कारण जो है वो होता है एक सवाल। जैसे फॉर एग्जांपल ये मर्डर किसने किया, ये एक सवाल है। पुलिस जो है वो कुछ
एविडेंसेस कलेक्ट करेगी, बॉडी को देखेगी, प्राइमरी ऑब्जर्वेशन करेगी, उन प्राइमरी एविडेंसेस के ऊपर, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर एक थ्योरी बनाई जाती है, ठीक है, और वो थ्योरी जो है वो न्यायाधीश के सामने, कोर्ट के सामने प्रेजेंट की जाती है। तो है क्या थ्योरी? थ्योरी है जब आप एक सवाल का जवाब देना चाहते हो तो उसके जवाब के अंदर जो है वो आपको एक थ्योरी का प्रेजेंटेशन करना पड़ता है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये चीज थी या फिर ये चीज है, इसको हम कहते हैं थ्योरी, ठीक है। तो अब यहां पे सवाल क्या था? सवाल था कि जो कल्चर है वो चेंज क्यों होती है। अब कल्चर क्या है? कल्चर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आपके समाज को बनाते हैं, वो कल्चर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कौन से कपड़े डालेंगे, आप सुबह उठ के क्या करेंगे, आप रोज नहाएंगे या फिर वीकेंड्स को नहाएंगे, आप शराब पिएंगे या फिर नहीं पिएंगे, ये सारी चीजें जो है वो कल्चर के अंदर आती है। अब लेट से आपके पास जो है वो यू आर इन योर फैमिली, तो आपका जो बोलने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। ऑन द अदर हैंड यू आर विद योर पीयर ग्रुप, तो आपका बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो चीजें चेंज कैसे करती हैं, और ये सारी चीजें जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज करती है। पहले जो समाज था वो पूरा कम्यून हुआ करता था, सब लोग इकट्ठे रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे समाज जो है वो चेंज कर गया, इंडिविजुअलिज्म की भावना आप लोगों के अंदर आ गई, ठीक है। सो दिस इज द कल्चरल चेंज। तो कल्चरल चेंज को समझाने के हमारे पास दो तरीके मिले। एक तरीका था एवोल्यूशनिज्म, जिसको बाद में नाम दे दिया गया क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, और एक तरीका था डिफ्यूजनिज्म, ठीक है। जो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म था वो कह रहा था कि इंसान जो है वो उसके अंदर एक ताकत होती है, या फिर इंसान के अंदर एक नोशन होता है दैट एवरी ह्यूमन बीइंग वांट टू ब्रिंग आउट परफेक्ट इन इटसेल्फ, परफेक्शन इन इटसेल्फ, ठीक है, कि वो बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो अपने समाज के अंदर लेके आना चाहता है। तो इसी परफेक्शन के चक्कर में वो अपनी टेक्नोलॉजी और अच्छी करता है, वो अपना इष्ट को पूजने का तरीका और बढ़िया करता है, ठीक है, वो अपने अंदर रैशनैलिटी लेके आता है, जिस वजह से जो है वो आपका समाज बदलता है, ठीक है। तो इनका मानना था कि ये इंसान ही है, उस सोसाइटी का इंसान ही है जो समाज को बदलेगा। ऑन द अदर हैंड देयर वाज डिफ्यूजनिज्म। डिफ्यूजनिज्म बेसिकली ये मानता था कि आपके पास जो है वो अलग अलग सोसाइटीज अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर रहती है, और हर एक सोसाइटी अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बनी हुई होती है, और ये सोसाइटी जब एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं तो इस ट्रेड की वजह से, माइग्रेशन की वजह से समाज के अंदर तब्दीलियां आती हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि समाज एक ही तरह से बदलेगा। समाज के बदलाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसके अंदर वो मानते हैं कि ट्रेड जो है वो सबसे बड़ा कारण है। तो एक मान रहा है कि सोसाइटी खुद को बदलती है, दूसरा कह रहा है कि सोसाइटी खुद को तो चलो बदल सकती है, बट सोसाइटी के बदलाव का कारण जो है वो सबसे बड़ा कारण वो खुद को बदलना नहीं है, वो सामने वाले से देख के खुद को बदलना है, कि वो आप सामने वाले को मिमिक करते हो तब जाके जो है वो आप बदलते हो, ठीक है। सो इस तरह से यहां पे कल्चर को चेंज, कल्चर की चेंज के बारे में बात की गई। देन उसके बाद फिर टाइम चेंज होता है, अब दोनों के अंदर झड़प होती है, जिसके अंदर जो है वो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, जो कि एक मेथोडोलॉजी थी डिफ्यूजनिज्म को समझाने की, वो जीतती है, और फिर आपके पास एक एरा चेंज होता है। हम आते हैं 1910 के अंदर, 1910, 1920s, 1930s के एरा के अंदर, ठीक है, इस पीरियड के अंदर आते हैं। यहां पे तीन मेथोडोलॉजीज या फिर तीन थ्योरीज बनती हैं।
अगेन ये समाज को ही समझा रही हैं, ये कल्चर को ही समझा रही है। फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, ये बेसिकली समाज का ढांचा कैसे बनता है, सोशल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इस चीज को समझाती है। अब सोशल स्ट्रक्चर क्या है? सोशल स्ट्रक्चर एक रिलेशनशिप्स का वेब है, हम इस तरह से समझ सकते हैं इस चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली है, अब आपकी फैमिली के अंदर सिर्फ कुछ लोग नहीं है, आपकी फैमिली के अंदर रिश्ते हैं। माता पिता का रिश्ता है, माता पिता का आपके साथ रिश्ता है, आपका अपनी बहन या फिर अपने भाई के साथ रिश्ता है, आपके भाई का आपके साथ रिश्ता है, आपके भाई का आपके माता पिता के साथ रिश्ता है। तो एक जाल बना हुआ है। और देन उसके बाद आपके पिता के भी बहुत सारे रिश्ते हैं, उनका भी अपनी बहन के साथ रिश्ता होगा, अपने भाई के साथ रिश्ता होगा, अपने कोलीग्स के साथ रिश्ता होगा, अपने माँ बाप के साथ जो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ रिश्ता होगा, आपके अपने सास ससुर के साथ रिश्ता होगा। सिमिलरली आपके माताजी के भी इस तरह से रिश्ते होंगे, आपकी बहन के भी होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये कड़ी चलती जाएगी। और समाज के अंदर ऐसे रिश्ते होते हैं, और बेसिकली वो रिश्ते किस तरह से बनते हैं, वो रिश्ते किस तरह से चेंज होते हैं, और वो रिश्ते सबसे इंपॉर्टेंटली जो इसके अंदर सवाल आता है, वो रिश्ते क्यों बनते हैं, इस चीज को यहां पे स्टडी किया जाता है, इन थ्योरीज के अंदर स्टडी किया जाता है सोशल स्ट्रक्चर को। देन उसके बाद बात आती है कल्चर एंड पर्सनैलिटी। अब हम पहुंचते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तनाव शुरू हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खुद शुरू हो जाती है, तो नियर अबाउट द क्लाइमैक्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल है वो लाइमलाइट के अंदर आता है। ठीक है, तो बेसिकली इन द कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल हम एक चीज देखते हैं दैट हाउ both the things, culture and the personality traits of an individual, how both the things they interact with each other. ठीक है, 1940s 1930s ये एक ऐसा पीरियड था जहां पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये यूनिवर्सली मान लिया था कि जो टीनेजर्स हैं वो ऐसे ही होते हैं, जो लड़कियां हैं वो ऐसी ही होती हैं, जो लड़के हैं वो तो ऐसे ही होते हैं। अब ऐसे से आप समझ रहे हो कि पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात हो रही है कि जो लड़के हैं वो खुराफाती होंगे, वो ज्यादा मिस्चीवियस होंगे। व्हेन बॉयज विल टर्न इनटू मेन दे विल ओनली थिंक अबाउट मनी, व्हेन विमेन और व्हेन गर्ल्स दे विल टर्न इनटू विमेन दे विल ओनली थिंक अबाउट द सोशल रिलेशनशिप्स, दे विल फियर द डाइवोर्सेस, बट मेन विल नॉट। तो इसका जो एसोसिएशन है वो आपकी बायोलॉजी के साथ किया जा रहा था, बायोलॉजी के साथ जो है उसका एसोसिएशन बनाया जा रहा था, और किताबें छप रही थी, मेन फ्रॉम मार्स विमेन फ्रॉम वीनस, कि आपके अंदर मेन और विमेन के अंदर बुनियादी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, बायोलॉजिकल कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से दोनों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स अलग हैं। बट यहां पे मार्गरेट मीड जैसे लोग आते हैं जो कि बेसिकली ये बताते हैं कि ये बातें गलत हैं। आपके पास इन द कल्चर देयर आर चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि बचपन में आपकी परवरिश किस तरह से हुई, वो बचपन की परवरिश जो है वो आपके अडोलसेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर असर डालती है। तो यहां पे मार्गरेट मीड, रूथ बेनेडिक्ट, कोरा डबोस, अब्राम कार्दनर, ऐसे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो अलग अलग सोसाइटीज को विजिट करते हैं और वो साफ साफ इस चीज को दिखाते हैं कि किस तरह से जो कल्चर है वो आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, आपकी साइकोलॉजी को और वर्ड व्यूज को जो है वो चेंज करती है और वर्ड व्यूज को बनाती है। ठीक है, सो ये जो है वो आपके पास अगेन एक स्कूल ऑफ थॉट आता है। देन द न्यू एवोल्यूशनिज्म। न्यू एवोल्यूशनिज्म, क्योंकि एवोल्यूशनिज्म के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स थी 19th सेंचुरी के अंदर, तो ये बेसिकली उन प्रॉब्लम्स को जो है वो ठीक करता है
और कल्चरल चेंज को दोबारा से बताने की कोशिश करता है। देन उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स आते हैं। पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स जब कॉलोनियल गवर्नमेंट्स, इंपीरियल गवर्नमेंट्स अपने आप को पीछे खींचना शुरू करती है, ठीक है, तब आपके पास ये थ्योरीज आती हैं, कल्चरल मटीरियलिज्म, सिंबॉलिज्म, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। सबसे पहले बात आती है कल्चरल मटीरियलिज्म की। कल्चरल मटीरियलिज्म बेसिकली ट्राइज टू स्टडी कि आपके पास जो है वो दुनिया भर की कल्चर्स अपने इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी की वजह से किस तरह से बन रही है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक चीज फेस करता है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो एक चेंज आता है कि जो औरतें हाउस होल्ड के अंदर रहा करती थी, मर्द क्योंकि जंग लड़ने के लिए बॉर्डर्स के ऊपर चले जाते हैं, तो औरतों को जो है वो पीछे सब कुछ संभालना पड़ जाता है, ठीक है। जो भी आपके पास हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हाउस होल्ड को चलाने का खर्चा वो अब औरतें क्योंकि पीछे हैं तो औरतों को जो है वो सारी चीजें संभालनी पड़ेंगी। तो औरतें खर्चा चलाने के लिए बाहर निकलती हैं, वो फैक्ट्रीज के अंदर जॉब्स लेती हैं, क्योंकि बहुत सारी औरतें बाहर निकल रही हैं, फैक्ट्रीज के अंदर जॉब्स ले रही हैं, तो वो एक दूसरे के साथ बातें भी करती हैं। एट दे सी दैट आपके पास दे आर एबल टू डू द जॉब्स वेल, ठीक है। तो बेसिकली इट स्टार्ट्स फेमिनिज्म, ठीक है। दे स्टेट कि हम भी एक तरह का काम कर रहे हैं, वैसा ही काम हम भी कर रही हैं, तो हमें जैसी मर्दों को आप इनकम दे रहे थे, जैसा उनको पे कर रहे थे, हमको भी वैसा ही पे किया जाए। सो दिस फिनोमिना इट अट्रैक्ट्स मेनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, खास करके जो कल्चरल मटीरियलिस्ट हैं उनको वो अट्रैक्ट करते हैं ये फिनोमिना। तो इसके अंदर आप साफ साफ ये देख सकते हो कि किस तरह से जब इकोनॉमी चेंज करती है, ठीक है, एक नेशन की जब इकोनॉमी चेंज करेगी, इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ कि औरतों को फैक्ट्रीज के अंदर जाना पड़ा। जब एक नेशन के अंदर इकोनॉमी चेंज करेगी तो उस इकोनॉमी के चेंज की वजह से जो है वो आपकी आइडियोलॉजी भी चेंज करेगी, आपके आइडियाज भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आती है। फिर उसके बाद एक इंसान का नाम है यहां पे मेरविन हैरिस। मेरविन हैरिस विजिट्स इंडिया, और वेस्ट के अंदर तो गाय को मार के खाया जा रहा था, वहां पे तो बीफ खाते हैं। यहां पे वो इंडिया के अंदर आके देखते हैं मेरविन हैरिस कि इंडिया के अंदर तो गाय को जो है वो उनका पालन किया जा रहा है, उसकी रक्षा की जा रही है, उनको सेक्रेड माना जाता है। अब इसका कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं तो इनको नजर आता है कि जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर गाय की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी के अंदर गाय के गोबर से जो है वो उनका फायर, उनका घरों के अंदर जो है वो एनर्जी आती है, उनसे जो है वो आग जलती है जिसके ऊपर खाना बनता है। गाय का दूध जो है वो प्रोटीन्स देता है जो कि समाज के लिए बहुत जरूरी है, हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद जो गाय की प्रोजनी है, अगर मेल होता है तो वो हल जोतने के काम आता है, ठीक है। तो इस तरह से गाय के बहुत सारे फायदे हैं। तो जिस वजह से अगर गाय को उस तरह से काटा जाएगा जैसे वेस्ट के अंदर काटा जाता है तो पूरी की पूरी सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। तो इस तरह से आपकी इकोनॉमी कैसे सोसाइटी को बना रही है या फिर आपकी आइडियोलॉजी को किस तरह से बना रही है, उसको जो है वो कल्चरल मटीरियलिज्म के अंदर डिस्कस किया जाता है। देन सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी। सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कि कैसे समाज एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है, ठीक है। नाउ देयर आर मेनी स्टोरीज बट बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम आई कैन नॉट नरेट देम, ठीक है। तो बेसिकली
समाज एक दूसरे के साथ, लोग एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर डिस्कस किया जाता है। ठीक है। देन उसके बाद कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी। कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी कहती है दैट रादर देन डीलिंग विद दीज मटेरियल एस्पेक्ट्स जो कि आपने ऊपर किए, वी शुड ट्राई टू डील विद द एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट्स, कि एक इंसान जो है वो अपना एक्सपीरियंस कैसे बना रहा है सोसाइटी के अंदर, वो अपनी दुनिया को किस तरह से कंसेप्चुलाइज कर रहा है, आपको इस चीज को जो है वो समझना चाहिए, तो कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी बनती है। देन पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि आपने जो भी ऊपर पढ़ा था सब कुछ झूठ है, आपके पास कोई भी एक लॉ किसी भी चीज एक चीज को समझा नहीं सकता है, तो इसलिए जो है वो जो भी आपने ऊपर पढ़ा सब कुछ गलत था और आपको अपने लॉज जो है वो दोबारा फिर से बनाने पड़ेंगे। तो ये जो है वो आपके पास पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है। ठीक है। सो दीज आर द एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। ओके। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज बेसिकली पूरी एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट, जैसे एंथ्रोपोलॉजी पैदा हुई और जैसे एंथ्रोपोलॉजी जो है वो 1970s के अंदर मैच्योर कर जाती है, उसका पूरा जो एक डेवलपमेंट है वो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज जो है वो आपको बताती है। ओके। देन यू हैव द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर दो चीजें हैं सिर्फ। फर्स्ट इज द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंग्वेज, और आपके पास जो है वो लैंग्वेज का किस तरह से अलग अलग कल्चर्स की वजह से लैंग्वेज, और लैंग्वेज की वजह से कैसे जो है वो कल्चर चेंज करता है, एंड लैंग्वेज को अलग अलग सोशल कंटेक्स्ट के अंदर किस तरह से बोला जाता है। ठीक है। तो दीज 2-3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, बट अगेन इस चैप्टर का अपना रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। इस चैप्टर में से हर साल मैं देख रहा हूं कि कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। एक छोटा सा चैप्टर है ये, लेकिन अगेन इस चैप्टर की यूटिलिटी जो है वो इट इज मच 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 वाइड। अगेन 3 जगह से जो है सवाल पूछे जाएंगे सिर्फ। पहली चीज है लैंग्वेज बनी कैसे, दूसरी चीज है कि सोसाइटी के हिसाब से लैंग्वेज कैसे चेंज करती है, तीसरी चीज है कि कल्चर के हिसाब से लैंग्वेज, और लैंग्वेज के हिसाब से कल्चर कैसे चेंज करती है, बस। ठीक है। देन उसके बाद अगली चीज आती है रिसर्च मेथडोलॉजी। अब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था कि थ्योरी क्या है, थ्योरी जो है वो इट इज फाइंडिंग द आंसर टू अ क्वेश्चन। मर्डर किसने किया, तो मर्डर के अब देयर विल बी सर्टेन मेथड्स जिसके साथ जो है वो आप इन्वेस्टिगेशन करोगे मर्डर की। आप ऐसे थोड़ी है कि जाते ही जो है वो सब कुछ भंग कर दोगे। देयर विल बी अ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ ना कुछ होगा, ऐसा सिस्टम होगा प्रॉपर एक। ठीक है। आप प्रॉपर डिस्कशन करेंगे लोगों के साथ बैठ के, आप फोरेंसिक्स को लेके आएंगे, फोरेंसिक्स अपनी टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर आप कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, कुछ अपना थ्योरी बनाएंगे, उस थ्योरी के लिए जो है वो आप दोबारा फिर से कुछ एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे। सो देयर विल बी अ मेथड फॉर दैट। ठीक है ना। सो वही चीजें जो है वो आपके पास मेथड्स या फिर रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर डिस्कस की जाती हैं। एक रिसर्च मेथड के अंदर 3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है मेथडोलॉजी, दूसरी चीज होती है मेथड, तीसरी चीज होती है टेक्निक। ठीक है। मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी इज बेसिकली योर फिलॉसफी, व्हाट यू वांट टू अचीव। आप एक फील्ड के ऊपर गए हो, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करने आए हो। जैसे क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट, दे वांटेड टू मेक अ थ्योरी। ठीक है। वो थ्योरी बनाने आए थे भाई साहब, तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई और वो थ्योरी बना के चलते बने। ठीक है। तो दिस मेथडोलॉजी इट इज नोन एज द पॉजिटिविज्म। तो वो पॉजिटिविस्ट थे, वो थ्योरी बनाने के लिए आए थे। थ्योरी बनाने के लिए उन्होंने जो है वो अपना डेटा वगैरह एक्सट्रैक्ट किया और उनका काम जो है वो पूरा हो गया।
तो मेथडोलॉजी इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ योर वर्क। फिर उसके बाद बात आती है मेथड की। किस फिलॉसफी को पूरा करने के लिए आप क्या करने वाले हो। मेथडोलॉजी बेसिकली आस्क्स यू why you have came here. मेथड आस्क्स यू what, कि आ तो गए हो इस काम के लिए, अब क्या करने वाले हो आप, what are you going to do। तो मेथड के अंदर आप फील्ड वर्क को कैसे एनालाइज करोगे, फील्ड वर्क एक्सप्लोरेशंस कैसे करोगे, आप जो है वो उनके अंदर सर्वेज करने वाले हो, इन सारी चीजों को जो है डिस्कस किया जाता है। देन उसके बाद देयर इज द टेक्निक्स। ठीक है जी, टेक्निक्स का मतलब है हाउ, कि आप उस डेटा को सच में फील्ड के ऊपर जाके, फील्ड वर्क तो आपने डिसाइड कर लिया, सर्वेज आपने डिसाइड कर लिए, तो लेकिन अब यहां पे जो है वो आप किस तरह से उस डेटा को कलेक्ट करोगे। ठीक है, आप उनसे जो जाके बात करोगे, आप उनके किस्से सुनोगे, क्या करोगे आप उनके साथ जाके। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है वो आपके पास इसके अंदर आती हैं इन दी मेथड्स एंड मेथडोलॉजी चैप्टर। देन दिस इज द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी होल। देन यू हैव द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट टिल नाउ। थोड़ा बहुत समझ लो और हर एक चीज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, सो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। सबसे पहली चीज, दिस इज द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसके अंदर बेसिक एनसीईआरटी डिस्कस की जाती है पहले, कि आपको कम से कम ये पता हो दैट व्हाट इज सेल, व्हाट इज डीएनए स्ट्रक्चर, व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस, क्रोमोसोम्स कैसे डिवाइड होते हैं, म्यूटेशन कैसे होता है, जीन आखिरकार चीज क्या होती है, सेल्स का डिवीजन कैसे होता है। सो इट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से भी थोड़ा सा जो है वो कम लेवल रखा जाता है। एंड पिछले 10 साल के अंदर आई थिंक सिर्फ यहां से 2 बार सवाल पूछा गया है, बिकॉज दिस चैप्टर इट इज मोर ऑफन रिगार्डेड आउट ऑफ द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। खैर पिछले साल जो है वो इसमें से सवाल पूछा था एंड क्वेश्चन वाज वेरी क्लियर अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत सीधा, बहुत स्पष्ट, स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहां से रादर इन द होल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इन द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, बिकॉज ज्यादा ट्वीक करने का जो है वो स्कोप नहीं रहता है यहां पे। देन उसके बाद बात आती है जेनेटिक्स की। इन योर सिलेबस जेनेटिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, पहले जो है वो देयर आर मेथड्स। ठीक है, सो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, हाँ, सो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इट इज डिवाइडेड इनटू मेजरली 4 सेक्शंस। पहला सेक्शन है द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके पास 1.7 के अंदर है, द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। द सेकेंड थिंग इट इज द मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी। मेथड्स इन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब आपने लोगों के अंदर किसी डिसीज को स्टडी करना है, उस डिसीज को डायग्नोज करना है, उस डिसीज के आप जो है वो कारण बताना चाहते हो, उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको कुछ मेथड्स की जरूरत पड़ती है, कुछ टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द टेक्निक्स इट इज द पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस के साथ किससे जुड़े हुए हैं, एक किस्सा जो है वो पेडिग्री एनालिसिस का वो ये है कि जैसे ही रशियन रेवोल्यूशन होता है
तो रशियन रेवोल्यूशन के अंदर जो है वो जो आपके पास जार के बाकी जो फ्रेंड्स थे और बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे कुछ भाग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगेन रेवोल्यूशन हो रहा है और जो लेनिन की फोर्सेस हैं वो डिस्ट्रॉय कर रही हैं इन लोगों को, मार रही हैं, पकड़ पकड़ के मार रही हैं। तो इनके कुछ फैमिली और फ्रेंड्स जो है वो भाग जाते हैं, दे वेंट टू दी पोलैंड वहां पे। और बेसिकली इनके साथ क्या था कि अब पैसे लेके नहीं भाग सकते, पैसे जो है वो कैरी करने बहुत डिफिकल्ट हैं, कलेक्ट करने बड़े डिफिकल्ट हैं, ठीक है। जमीन थी, एस्टेट्स थी इन लोगों के पास, अब जमीन को सर पे उठा के थोड़ी ना भाग सकते हो। सो दे टुक ज्वेल्स विद देम, डायमंड्स विद देम, और वहां पे जो है वो इन्होंने इन्हीं डायमंड्स को ट्रेड किया, इन्हीं चीजों को रॉयल फैमिलीज के साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया कि आप जो है वो हमें रहने के लिए जगह दे दीजिए, हमें खाना दे दीजिए, यहां पे रहने जो है वो अगेन थोड़ी सी शरण दे दीजिए, और ये सारी जो चीजें हैं वो आप हमसे रख लीजिए। एंड बिकॉज इट वेंट टू द रॉयल फैमिलीज पर्टिकुलरली ऑफ इंग्लैंड एंड अदर रॉयल फैमिलीज इन द यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, तो वहां पे जो है दे स्टार्टेड टू इनहेरिट दीज ज्वेल्स, ठीक है। और अक्सर ये देखा जाता था कि कुछ ज्वेल्स जो है वो जब इनहेरिट होते थे तो उनके अंदर कुछ डिसीजेस आने शुरू हो जाते थे, जेनेटिक डिसीजेस आने शुरू हो जाते थे, ठीक है। किसी को जो है वहां पे अगेन देयर वाज अ डिसीज दैट वाज नोन एज द जेनेटिक इनहेरिटेड ब्लाइंडनेस, आंखों में दिखना जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता था। तो देयर वाज अ टॉपिक देयर इन द रॉयल फैमिलीज, द कर्स्ड ज्वेल्स। लेकिन फिर उसके बाद जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इन चीजों को देखना स्टार्ट किया और उन्होंने देखा कि आपके पास जो है वो कर्स नहीं है किसी चीज का, लेकिन आपकी जो मैरिज प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर इनब्रीडिंग है, जिस वजह से कुछ खराब जीन्स जो है वो आपकी फैमिली के अंदर इनब्रीडिंग की वजह से, कजन मैरिजेस की वजह से आपकी फैमिली के अंदर ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड दे आर शोइंग देयर एक्सप्रेशन, जिस वजह से आपका ब्लाइंडनेस जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो अगेन आपके पास दिस इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस, कि जब ऐसी चीजें, ऐसी सिचुएशंस आनी शुरू हो जाती हैं तब हम फैमिली चार्ट्स ड्रॉ करते हैं और किस तरह से जो डिसीज है वो अलग अलग ब्लड लाइंस को फॉलो करता हुआ जा रहा है, उस चीज को हम जो है देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। उसी तरह से देयर इज ट्विन स्टडीज। अब ट्विन स्टडीज किस लिए की जाती हैं? अब अगेन 18th सेंचुरी है, अलग अलग रेसेस आ रही हैं, 18th सेंचुरी के बाद 19th सेंचुरी आती है। 19th सेंचुरी के अंदर धीरे धीरे हम ये देखना शुरू करते हैं कि आपके पास अलग अलग रेसेस जो है वो आपस में इंटरमिंगल करना स्टार्ट कर देती हैं, आपस में शादियां करना स्टार्ट कर देती हैं, जिस वजह से जिम्बाब्वे के अंदर जो है वो आपके पास मलट्टो रेस जो है वो आती है, ठीक है, मतई रेस जो है वो बनती है इन कनाडा। इस तरह से अलग अलग रेसेस जो है वो आना शुरू होती हैं। तो अक्सर हमारे दिमाग के अंदर ये सवाल आना शुरू हो जाता है कि जो आपके पास ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स लाइक लीडरशिप, ट्रेट्स लाइक आईक्यू, ट्रेट्स लाइक ईक्यू, ये जो है वो जेनेटिकली इनहेरिट होते हैं या फिर ये इंसान यहां पे आने के बाद सीखता है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम इन स्टडीज को बनाते हैं, ट्विन स्टडीज को, फॉस्टर स्टडीज को, को ट्विन स्टडीज को। देन उसके बाद अगर हम बायोलॉजिकली क्रोमोसोम को देखना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास साइटोजेनेटिक मेथड्स होते हैं और डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। सो दीज आर द मेथड्स इन द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। देन उसके बाद देयर इज topic of the human genetics. Human genetics, it is divided into two parts, Mendelian genetics and population genetics. Mendelian genetics is concerned with the laws of Mendel. क्या वो इंसानों के अंदर लग सकते हैं, क्या वो इंसानों के अंदर नहीं लग सकते हैं, ठीक है। जीन्स कैसे आप इनहेरिट करते हो, क्या आपकी पूरी जीवन यात्रा आपके जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है या फिर आप एनवायरनमेंट के अंदर कुछ एलिटरेशंस कर सकते हो जिस वजह से वो जीन्स अगर डिलीटेरियस हैं तो उनका इफेक्ट आपके अंदर कम हो सकता है,
तो इन सारी चीजों के ऊपर मेंडलियन जेनेटिक्स काम करती है। ऑन द अदर हैंड देयर इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक छोटी सी फैमिली के ऊपर काम नहीं करती, ये पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, मेंडलियन पॉपुलेशन के ऊपर काम करती है। और ये बेसिकली ये बताती है कि किस तरह से आप एक डिसीज का इंसिडेंट्स बढ़ा सकते हो या फिर आप डिसीज का इंसिडेंट जो है वो घटा सकते हो। दिस इज द पर्सपेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। देन उसके बाद जो तीसरी चीज है दैट इज द क्रोमोसोमल एबरेशंस। ठीक है, कुछ डिसीजेस जो है वो इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स के एबरेशंस की वजह से आते हैं। क्रोमोसोम्स टूट जाते हैं या फिर क्रोमोसोम्स आपके अंदर कम ज्यादा होते हैं, उस वजह से कुछ डिसीज आपके अंदर बनते हैं। तो एक अगला जो है वो चैप्टर इसके अंदर है। ठीक है, अगेन क्रोमोसोमल एबरेशंस, इट इज मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर। यूपीएससी को ज्यादा सिंपल चीजें पसंद नहीं है आजकल, तो यहां से थोड़े से क्वेश्चंस कम कर रही है। लेकिन जो आपके पास मेथड्स हैं, मेंडलियन जेनेटिक्स हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स हैं, यहां से कम वी कैन एक्सपेक्ट अबाउट 3 to 4 क्वेश्चंस। ठीक है, कम से कम 3 क्वेश्चन तो जो है वो आपके पास यहां से आते ही आते हैं, सम और द अदर वे अराउंड। देन उसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द डाइवर्सिटी इन द ह्यूमंस। अब इंसानों के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, और जो एंथ्रोपोलॉजी है उसका सबसे बड़ा जो काम है वो यही है कि इस डाइवर्सिटी को किसी ना किसी तरह से देखा जाए, इस डाइवर्सिटी को किसी ना किसी तरीके से समझाया जाए। और इस डाइवर्सिटी को समझाने के लिए हम अलग अलग चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस थीम ऑफ डाइवर्सिटी इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट सेक्शंस, और ये आगे भी ट्रांसेंड करती है। ठीक है, दिस थीम इट इज डिवाइडेड इनटू मेजरली 2 पार्ट्स। इंटरपॉपुलेशन एंड इंट्रापॉपुलेशन। ठीक है, जनरली 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाए। पहला है इंटरपॉपुलेशन। इंटरपॉपुलेशन का मतलब क्या है कि आपके पास अलग अलग कम्युनिटीज हैं होमोसेपियंस की, ये आपस में कैसे डिफरेंट है। ठीक है, कोई होमोसेपियंस यूरोप के अंदर रह रहे हैं, कोई होमोसेपियंस जो है वो इंडिया के अंदर है, कई होमोसेपियंस बैठे हुए हैं अफ्रीका के अंदर, कोई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर, कोई बल्कन कंट्रीज के अंदर, कोई साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, कोई अमेरिकाज के अंदर। तो आपके पास देयर आर डिफरेंट पॉपुलेशंस, और इनके अंदर डिफरेंस समझाने का एक तरीका है रेस। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि दैट दीज होमोसेपियंस दे इंटरमिंगल या फिर ये माइग्रेट करते हैं। तो जब ये लोग माइग्रेट करते हैं, तो जब आपके सामने कोई आपके जैसा या फिर आपसे कुछ डिफरेंट व्यक्ति जो है जब आपके सामने आता है, यू जनरली कॉल हिम बाय द नेम्स। काला आ गया, वो देख गोरा आ गया, वो देख नाटा आ गया, वो देख मोटा आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करते हो कि नहीं करते हो? सो इट डेवलप्स अ प्रॉब्लम ऑफ रेसिज्म। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को यहां पे स्टडी किया जाता है पहले थीम के अंदर, रेस एंड रेसिज्म, कि रेसेस बनी कैसे हैं, एंड देन उन रेसेस की वजह से रेसिज्म की प्रॉब्लम कैसे बनी है, जिस वजह से हम इस कैटेगरी को ही खत्म कर देते हैं, रेस की कैटेगरी। देन उसके बाद सेकंड थिंग और द सेकंड थीम इट इज द बायोलॉजिकल मार्कर्स। व्हाट इज अ मार्कर? मार्कर का मतलब है कुछ ऐसी चीज जो कि आप यूनिकली इनहेरिट कर रहे हो, दैट इज नोन एज अ मार्कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्थ मार्क, इट इज योर मार्कर। ठीक है, वो किसी और के अंदर हो सकता है मिले या फिर ना मिले, बट ये जो है वो आपका मार्कर है। ठीक है,
सो इस तरह से कुछ पॉपुलेशंस के अंदर कुछ बायोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द ओ ब्लड ग्रुप, इट इज वेरी कॉमन इन द अफ्रीकन एबोरिजिनल्स, ठीक है, और इसका परसेंटेज कुछ पॉपुलेशंस के अंदर जो अफ्रीकन एबोरिजिनल्स की पुरानी पॉपुलेशंस हुआ करती थी 99% तक चला जाता था। तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस पॉपुलेशन के लिए यूनिक था, अफ्रीकन एबोरिजिनल्स की। सो इस तरह से आप बहुत सारी चीजों को एज अ बायोलॉजिकल मार्कर जो है वो इसके अंदर स्टडी करते हो। एबीओ ब्लड ग्रुप को स्टडी करते हो, आरएच ब्लड ग्रुप को स्टडी करते हो, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको आप स्टडी करते हो, जो अलग अलग ब्लड एंजाइम्स हैं उनको स्टडी करते हो, G6PD एक्सेट्रा, ऐसे ब्लड एंजाइम्स को। कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जिस तरह से फैट है उनको आप स्टडी करते हो, एज वेल एज सेंसरी परसेप्शंस, टच को स्टडी करते हो, कलर्स को स्टडी करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो दीज आर द बायोलॉजिकल मार्कर्स। देन उसके बाद इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बेसिकली अगेन इट इज अंडर द इंटर पॉपुलेशन। इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आप बेसिकली कैसे डिफरेंट इकोलॉजी की वजह से ह्यूमंस आपस में डिवाइड हो जाते हैं उसको स्टडी करते हैं हम, ठीक है। दिस इज इन द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। देन उसके बाद अब इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर वी स्टडी जनरली द बायोकल्चरल एडेप्टेशंस। देन उसके बाद बात आती है एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, अगेन इट कम्स अंडर द, इट इज मोर इन द इंटर पॉपुलेशन सेगमेंट, कि आपके पास जो है वो किस तरह से अलग अलग पॉपुलेशंस के अंदर अलग अलग तरह के डिसीजेस जो है वो प्रिवेलेंट रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन दी हंटिंग गैदरिंग पॉपुलेशन, जो कि हंटिंग कर रहे हैं, जो कि प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, जिनको एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह मूव करना पड़ता है, उनके अंदर अलग तरह के डिसीज होंगे, उनके अंदर ओबेसिटी का डिसीज नहीं मिलेगा। बट ऑन द अदर हैंड जो आपकी पॉपुलेशंस हैं, आपके अंदर साइकोलॉजिकल डिसीजेस भी मिलेंगे, आपके अंदर ओबेसिटी जैसे डिसीजेस भी मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिसीज है उसका भी दुनिया के अंदर जो है वो डिफरेंशिएशन है, ठीक है। एक पॉपुलेशन के अंदर एक डिसीज ज्यादा होता है तो दूसरे पॉपुलेशन के अंदर दूसरा डिसीज जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, दीज आर स्टडीड इन दी एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिर उसके बाद इंट्रा पॉपुलेशन की बात आती है कि आपकी पॉपुलेशन में जो है वो क्या डिफरेंसेस हैं। आपकी पॉपुलेशन के अंदर जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा अच्छे इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, कुछ लोग जो है वो थोड़े से खराब इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, जिस वजह से आपका खान पान डिफरेंट हो जाता है, बदल जाता है, एंड जिस वजह से आपके पास जो है वो देयर आर डिफरेंसेस इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लोगों का जो एजिंग का पैटर्न है वो चेंज होता है, बुढ़ापा जो है वो कईयों के अंदर जल्दी आता है, कईयों के अंदर लेट आता है, ठीक है। अगर 6-6 घंटे पढ़ाना पड़े एक टीचर को, ऑब्वियसली बुढ़ापा उसके अंदर जल्दी ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों के अंदर जो बुढ़ापे का इंसिडेंट है वो भी कम होता है। अब देखो, बुढ़ापा जो है वो इट इज नॉट अ नंबर, इट इज अ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है, कि कमर जो है वो सीधी नहीं हो रही है, सुबह उठ रहे हैं तो जो है वो जोड़ दुख रहे हैं। इन सम सोसाइटीज आपके पास जो है वो 90-90 साल के लोग जो है मैराथन दौड़ रहे हैं, और यहां पे हमें कह दीजिए कि आप जो है वो यहां से चल के अपने घर तक चले जाइए, ठीक है, हम नहीं हो पाएगा, उबर बुला लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बुढ़ापे का भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि बुढ़ापे को भी चेंज कर देते हैं, उसके कैरेक्टर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग थ्योरीज हम देखेंगे, और थ्योरीज ही इंपॉर्टेंट है। सोशल थ्योरीज हैं, एवोल्यूशनरी थ्योरीज हैं, बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं कि बुढ़ापा क्यों आता है, ठीक है, सेनेसेंस क्यों आता है। सिमिलरली आपके पास जो है वो इनके भी फैक्टर्स होते हैं। मेनोपॉज जल्दी आने के फैक्टर्स क्या हैं, मेनोपॉज लेट आने के फैक्टर्स क्या हैं, जो आपके पास मेनार्च के अर्ली आने के फैक्टर्स क्या हैं, लेट आने के फैक्टर्स क्या हैं, मेनार्च आता क्यों है, मेनोपॉज क्यों आता है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं,
ठीक है। देन उसके बाद देयर आर दीज डेमोग्राफिक थ्योरीज कि आपके पास पॉपुलेशन क्यों चेंज कर, जैसे फॉर एग्जांपल जब इंडिया ने आजादी जो है वो जस्ट ली थी, देश ने आजादी ली थी, तो पॉपुलेशन का जो रेट था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अब पॉपुलेशन के रेट को देखते हुए और क्योंकि वो बढ़ता चला गया, आपके पास जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है जिसके अंदर डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर हम कह सकते हैं संजय गांधी होते हैं, तो वो जो है वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को एग्रेसिवली जो है वो आगे मूव करना स्टार्ट करते हैं। लोगों को पकड़ पकड़ के जो है वो स्टेरलाइज किया जाता है। लेकिन अगर डेटा देखें तो डेटा के अंदर यह चीज आती है कि फोर्स्ड स्टेरलाइजेशन के बावजूद जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ गया। अब ये तो बड़ी जो है वो दिलचस्पी वाली बात है कि ऐसा हुआ क्यों। तो उन्हीं चीजों को समझाते हुए देयर आर डिफरेंट थ्योरीज कि आपके पास जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से चेंज करता है। ठीक है। अब जो है वो देयर आर नो मोर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, बट लोग जो है वो 2 बच्चे से ज्यादा कभी बच्चा ही नहीं करते। ज्यादातर लोग जो है वो एक ही के ऊपर ठहर जाते हैं कि बस इसने ही बस करवा दी, आगे नहीं हम बढ़ेंगे। सो ऐसा क्यों है? उन चीजों को जो है वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। देन द एप्लीकेशंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अब इतना कुछ हमने एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ लिया है, तो एंथ्रोपोलॉजी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर किस तरह से काम आ सकती है। सो दिस इज द सेक्शन ऑफ द अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। सो बेसिकली इन चीजों को जो है यहां पे डिस्कस किया जाता है। तो अगेन सीधा सीधा स्पष्ट चीजें हैं जो कि पेपर में पूछी जाएंगी। ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट टिल नाउ? फिर हम पेपर सेकंड के ऊपर और पेपर सेकंड का जो एक सिलेबस एनालिसिस है वो करेंगे। ठीक है, थीम समझ में आ रहे हैं और इन्हीं थीम्स के साथ ही हम स्टिक करने वाले हैं। ठीक है जी, यस और नो? सो गए? ओके, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। सो पेपर सेकंड, पेपर सेकंड इट इज मेजरली डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट थीम्स, बट इसको मैंने सब डिवाइड किया है। ठीक है, इनटू 6 डिफरेंट थीम्स। ठीक है, और थीमेटिकली जो है मैंने आपके टेस्ट बनाए हैं इसके अंदर। द फर्स्ट थिंग और द फर्स्ट थीम ऑफ पेपर सेकंड, इट इज द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये देखिए टर्म देखिए, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये कहां पे डिस्कस हुआ था? ये डिस्कस हुआ था चैप्टर 2.1 के अंदर ऑफ पेपर 1। हुआ था कि नहीं हुआ था? तो अगेन हम यहां पे वही क्लासिकल एवोल्यूशन वाला थॉट लगा रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी चीज है कल्चर जो कि लगभग हर समाज के अंदर स्टैटिक है, जिसके अंदर आपके पास पेलोलिथिक आता है, आपके पास मीजोलिथिक आता है, आपके पास नियोलिथिक आता है, लेकिन फिर उसके बाद सिविलाइजेशन बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को जो है वो यहां पे स्टडी किया जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को यहां पे जो है वो देखा जाता है। सो वी स्टार्ट 1.1 with the Paleolithic in India, Mesolithic, Neolithic, Neo-Chalcolithic। ठीक है, देन उसके बाद वी मूव टूवर्ड्स द इंडियन प्रोटो हिस्ट्री। देखो, इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को और इस एवोल्यूशन को पढ़ने के लिए हमने क्रोनोलॉजी को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है,
वन इज द प्री हिस्ट्री, द अदर इज द प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब है कि वैसा कल्चरल कंटेक्स्ट जहां पे स्क्रिप्ट नहीं है, किसी तरह की स्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, स्क्रिप्ट ना होने का सबसे बड़ा, हिस्ट्री को डिसाइफर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिखावट, स्क्रिप्ट का होना। क्योंकि जब तक हमें यह ना पता चले और हमें जो है वो ये ना बताया जाए कि समाज कैसा था, लिख के ना बताया जाए, और तब तक हम बहुत श्योरिटी से ये बात नहीं कह सकते कि आपके पास जो है वो समाज ऐसा होता होगा। इस चीज को समझें। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे को जब उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशंस किए, खास करके मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन करते हैं, तो वहां पे उनको जो है वो एक बहुत बड़ा सारा जो है वो एक स्विमिंग पूल जैसा जो कुछ दिखाई देता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा सारा एक सेगमेंट दिखाई देता है जिसको सीमेंट किया गया था, एंड इट वाज नॉट मेड बाय नेचर, इट वाज मेड डेलिबरेटली। बेसिकली इसको किस तरह से डिसाइफर किया जाए कि ये चीज क्या है। आपके सामने कोई जानबूझ के खड्डा जो है वो खोद दे, तो आप कैसे इस चीज को डिसाइफर करोगे कि ये किसके लिए है, क्या काम कर रहा है ये खड्डा। तो बेसिकली बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक दिन ब्रिटिश ऑफिसर्स दयाराम सानी के साथ उठते हैं, और जो उनके लेबरर्स थे वो जो है नहा रहे होते हैं, और वो इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि जो इंडिया की सिविलाइजेशन है, जो इंडिया की कल्चर है, खास करके जो हिंदुइज्म है, इसके अंदर बेथिंग का, नहाने का बहुत बड़ा अहमियत है। तो इसीलिए उन्होंने नाम दे दिया दैट इट्स अ ग्रेट बाथ। अब पता नहीं उसके अंदर क्या होता होगा, लेकिन जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने एक लॉजिक दिया कि लोगों का, बिकॉज इंडियन सिविलाइजेशन को, इंडियन ट्रेडिशन को कंटिन्यूटी के अंदर रखा गया है, हिंदुइज्म को यह माना गया है कि पहले भी था और ये जो है वो चलता आ रहा है, बिकॉज इसके अंदर बेथिंग का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, तो उसको नाम दे दिया दैट इट्स अ ग्रेट बाथ, डिसाइफर कर दिया। अब हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या था क्या नहीं था, क्योंकि कोई लिखित सोर्स नहीं मिला है। अगर लिखित सोर्सेस के अंदर लिखा भी होगा तो हम स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं अभी तक। ऑन दी अदर हैंड हम वैदिक एज के अंदर बढ़ते हैं, तो वैदिक एज के अंदर साफ साफ चीजें लिखी हुई हैं कि वहां पे 3 तरह की मैरिजेस हुआ करती थी, जहां पे लव मैरिज तरह की मैरिज भी एक तरह की मैरिज थी, गंधर्व मैरिज हुआ करती थी, मैरिज बाय कैप्चर जिसको असुर मैरिज कहा जाता था वो भी हुआ करती थी। ठीक है, तो इस तरह से हमें अब पता है कि ये 3 तरह की शादियां जो समाज के अंदर प्रचलित थी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब तक स्क्रिप्ट ना मिले तब तक जो है वो आप नहीं जान सकते हो कि आखिरकार वो चीज क्या थी। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज वेरी सिमिलर टू जनरल स्टडीज पेपर 1, बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए जो है वो हम आपकी हिस्ट्री को, इससे पहले की जो हिस्ट्री है उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है प्री हिस्ट्री, जिसके अंदर स्क्रिप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं मिलती। देन उसके बाद देयर इज प्रोटो हिस्ट्री, जहां पे स्क्रिप्ट है लेकिन हम स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। क्यों डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, इसके जो है वो अपने अलग कारण है। ठीक है, सो इस तरह से प्री हिस्ट्री जो है वो इट इज अप टिल द चालकोलिथिक पीरियड इन इंडिया। चालकोलिथिक के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है और वहां पे जो है वो प्रोटो हिस्ट्री है। अब बेसिकली प्रोटो हिस्ट्री के अंदर एक और चीज है, हम ट्राइबल्स को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पास्ट मानते हैं कि ट्राइबल्स के अंदर ज्यादा बदलाव नहीं आए, बिकॉज इसके लिए भी अलग अलग रीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल एन के बोस ने एक ट्राइबल्स के अंदर स्टडी किया, ट्राइबल्स का नाम था भूमिज। आजकल भी वो ट्राइबल्स हैं लेकिन आजकल असिमिलेट कर चुके हैं।
भूमिज जो है वो बहुत दूर फॉरेस्ट के अंदर रहा करते थे एंड देयर नेचर वॉज वेरी शाई, और ऐसे लगता था कि वो बहुत टाइम तक किसी समाज के साथ उन्होंने इंटरेक्शन नहीं किया। ऐसे लोग जो कि आदिकाल से यहां पे रह रहे हैं और बाहरी समाज से उनका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, वो अपनी नेचर के साथ एक सिंक्रोनिस तरीके से रह रहे हैं, ज्यादा उनके टेक्नोलॉजी के अंदर कोई अंतर नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इन चीजों को डिसाइफर करना चाहते हैं, व्हाट हैपेंड इन पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, तो हम इन लोगों का सहारा ले सकते हैं। इसी चीज से एक नई जो है वो आपके पास अगेन एक नया कंसेप्ट चलता है जिसको हम कहते हैं एथनो आर्कियोलॉजी, कि हम ट्राइबल्स को डिसाइफर करते हैं, जो पास्ट का मटेरियल कल्चर है उसको लेते हैं, ट्राइबल के मटेरियल कल्चर को आपस में कंपेयर करके देखते हैं। अगर कंपैरेटिव एनालॉजी बन जाती है, अगर दोनों में कंपैरिजन स्थापित हो जाता है, देन वी कैन अज्यूम वेरी सेफली कि जो ट्राइबल्स के अंदर हो रहा है वही जो है पास्ट के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी से एथनो आर्कियोलॉजी जो है वो शुरू होती है एंड देन हम ट्राइबल कल्चर्स का क्या इंडियन सिविलाइजेशन को कंट्रीब्यूशन होता है उसको जो है स्टडी करते हैं। अब इसके पीछे भी कहानी है, खैर टाइम नहीं है लेकिन कहानियां बहुत सारी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देयर इज पेलियो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर सिर्फ 3 अवशेष मिले हैं आपको जो कि एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खैर राखीगढ़ी के अंदर भी आपको एविडेंसेस मिले हैं, इंडस वैली के बाकी साइट्स के ऊपर भी एविडेंसेस मिले हैं, मीजोलिथिक साइट्स के अंदर भी आपको एविडेंसेस मिलते हैं। एविडेंसेस की कटौती जरूर है लेकिन कमी नहीं है इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में जो है वो आपके पास 3 एविडेंसेस जो है वो मेजरली डिस्कस किए जाते हैं, रामापिथिकस, शिवापिथिकस एंड नर्मदा मैप। ये 3 जो है वो आपके सिलेबस में है। यहां से एटलीस्ट हर एक साल 3 से 4 क्वेश्चंस पक्के होते हैं, यहां से 1 क्वेश्चन पक्का होता है एंड अल्टरनेटिव ईयर्स के अंदर यहां से 1 आध क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। सो ये छोटा सा थीम लेकिन इसमें से सवाल बहुत सारे। ठीक है, तो अगेन बहुत टेक्निकल पोर्शन जो है वो इसको माना जाता है, बट अगेन अगर थोड़ा सा आप सिस्टमेटिक वे के अंदर इसको करेंगे यू कैन फॉल इन लव विद दिस। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर 2 चीजें हैं। द फर्स्ट थिंग इट इज पॉपुलेशन, द सेकेंड थिंग इज लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर हम इंडिया का लिंग्विस्टिक डिवीजन किस तरह से है उसको स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन के अंदर हम इंडिया का रेशियल प्रोफाइल कैसा है उसको स्टडी करते हैं, और इंडिया का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज हुआ है उसको स्टडी करते हैं। बस दिस इज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। यहां से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम। हर एक समाज का, हर एक कल्चर का रहने सहने का अपना तरीका होता है, और वो रहने सहने का जो तरीका है वो उनके ट्रेडिशंस के अंदर, धर्मशास्त्रों के अंदर जो है लिखा जाता है। ओके, तो जो हमारे धर्मशास्त्र है वो हमारे सोशल स्ट्रक्चर को इन कंसेप्ट्स के थ्रू समझाते हैं। पहला कंसेप्ट है वर्णाश्रम, कि आपकी जो जिंदगी है आपके वर्ण के हिसाब से डिवाइडेड रहेगी। आप जो पैदा होंगे आप एक पर्टिकुलर वर्ण के अंदर पैदा होंगे, या फिर जब आपको गुरुकुल के अंदर इंडक्ट किया जाएगा तो आपके स्वभाव के ऊपर, आपके वैल्यूज के ऊपर आपको एक पर्टिकुलर वर्ण जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, और उस वर्ण के हिसाब से आपकी जो जिंदगी है वो चलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो आश्रम होगा वो ब्रह्मचर्या का आश्रम होगा, ब्रह्मचारी की जिंदगी जिएंगे। यू विल अब्सटेन फ्रॉम सेक्स, यू विल हैव मोर फोकस ऑन द नॉलेज। ठीक है, देन आपके पास गृहस्थ की जिंदगी आएगी।
देन उसके बाद सन्यास की जिंदगी आएगी, देन फिर वानप्रस्थ की जिंदगी आएगी। ठीक है, या फिर पहले वानप्रस्थ की जिंदगी कई बार है और सन्यास की जिंदगी जो है कईयों में बाद में लिखी गई। देन उसके बाद जो है वो पुरुषार्थ। ठीक है, अब इस जिंदगी के अंदर आपको करना क्या है, आपके गोल्स क्या है, वो पुरुषार्थ के अंदर लिखे जाते हैं। इस जिंदगी का अर्थ क्या है, पुरुष के जीवन का अर्थ क्या है, पुरुषार्थ। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया में जीवन की आइडियोलॉजी क्या है, कर्म। इसी आइडियोलॉजी की वजह से आप जो है वो पाप को नकारते हो, रिजेक्ट करते हो, पुण्य को चूज करते हो। ठीक है, दिस इज कर्म। एंड देन उसके बाद देयर इज द कंसेप्ट ऑफ रिना एंड रीबर्थ। रिना के अंदर जो है वो आप देखते हो दैट व्हाट आर द डेट्स दैट यू हैव टू पे। क्या कर्ज है आपके ऊपर, हर किसी के ऊपर कोई ना कोई कर्ज होता है। आप एजुकेशन ले रहे हो तो आप जो है वो कर्जा कैसे उतारोगे, विद द हेल्प ऑफ द पेमेंट ऑफ द फी। ठीक है, सो दिस इज द डेट। एंड देन उसके बाद बात आती है रीबर्थ की। रीबर्थ का मतलब है कि आपके पास अगर आपने डेट पे नहीं किया तो आपको जो है दोबारा से पुनर्जन्म जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो इंडिया का जो सोशल सिस्टम है, इंडिया का जो वैल्यू सिस्टम है, वो इन चीजों के ऊपर, इन कंसेप्ट्स के ऊपर निर्धारित रहता है। देन ये तो है पास्ट की बात। अब आज की बात के ऊपर आते हैं। अब हमारा जो आज का सोशल सिस्टम है वो जाति व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। तो जाति व्यवस्था को समझाते हुए देयर आर सर्टेन थ्योरीज ऑफ द वर्ण एंड कास्ट। ठीक है, देखो, एक कास्ट सिस्टम, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है वर्ण मॉडल। वर्ण मॉडल इट इज पैन इंडिया मॉडल। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे, किसी भी कस्बे में चले जाएंगे, आपको सबसे ऊपर जो है वो ब्राह्मण दिखाई देंगे, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य, फिर उसके बाद शूद्र। ये जो एक हायरार्की है, ये हायरार्की लगभग हर कस्बे के अंदर है, हर शहर के अंदर है, हर कोने के अंदर है। ठीक है, वर्ण मॉडल। देन द सेकंड इज द जाति मॉडल। जाति मॉडल और जाति व्यवस्था जो है ये है एथनोग्राफिक रियलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जातियां जो है वो आप जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर आ जाएंगे तो वो आपको ब्राह्मण के अंदर दिखाई देंगी, ब्राह्मण वर्ण में दिखाई देंगी। नॉर्थ इंडिया के अंदर आ जाएंगे, उनको जो है वो वैश्य के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जाति मॉडल जो है वो इट इज एन एथनोग्राफिक एंटिटी, एंड वर्ण मॉडल जो है वो इट इज अ थ्योरेटिकल एंटिटी। ठीक है, तो अगेन वो किस तरह से आते हैं, वर्ण कैसे उत्पन्न हुए इंडिया के अंदर, जातियां कैसे उत्पन्न हुई इंडिया के अंदर, फिर उसके बाद पॉलिटिकल सेंस में डोमिनेंट कास्ट इंडिया के अंदर कैसे बनी, क्या इंडिया के अंदर कास्ट मोबिलिटी है या नहीं है, इंडिया का जो इस कास्ट का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कैसे चलता है। ठीक है, क्या इंडिया के अंदर ट्राइब्स जो है वो आइसोलेटेड हैं या फिर मेनलैंड सोसाइटी के अंदर इंटरेक्ट करती हैं। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस का जो है वो यहां पे आंसर मिलता है आपको। ठीक है, देन उसके बाद अगला थीम इंडियन विलेज, सोशल चेंज एंड द ट्राइबल सिचुएशन। ठीक है, ट्राइबल सिचुएशन खैर अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस होगा। ठीक है, हम पहले ये दो चीजें जो है यहां पे डिस्कस करेंगे, द इंडियन विलेज एंड द सोशल चेंजेस इन द इंडियन विलेज। ठीक है, पहला जो कंसेप्ट है दैट इज द इंडियन विलेज। अब कईयों का मानना है कि भारत के अंदर जो इंडियन विलेजेस हैं, हाँ बिल्कुल उसके अंदर श्रीनिवास को डिस्कस किया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो कईयों का मानना है कि जो इंडिया के अंदर जो विलेजेस हैं दे आर द आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिटिशर्स। कईयों का मानना है कि विलेजेस असल में एक एंटिटी हैं। अब बेसिकली पहले
चीज के ऊपर आते हैं कि क्या इंडिया के अंदर विलेजेस एग्जिस्ट करते भी हैं? कोई ऐसी डायकोटमी है इंडिया के अंदर कि आपके पास एक विलेजेस हैं, एक आपके पास सिटीज होती हैं? ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जब अंग्रेज आते हैं, भारत में आते हैं, और अगर हम पहली एथनोग्राफीज को भी देखें, जब आपके पास कुछ फ्रेंच लोग इंडिया के अंदर आए थे, वो दिल्ली सल्तनत के अंदर रहे, मुगल्स के पास रहे, और वो इंडिया के बारे में लिखते हैं, तो उन्होंने साफ साफ इस दिल्ली को लिखा है उन्होंने, दैट दिल्ली वॉज लाइक अ टेंट सिटी। अब टेंट सिटी क्या चीज है? दिल्ली के अंदर बेसिकली महल है एक, जहां पे राजा रह रहा है, यहां पे एम्परर रह रहा है, और वहां पे उसके बाद जो है वो डायरेक्टली उसके बाद एक विलेज जैसा एटमॉस्फेयर शुरू हो जाता है, जहां पे कुछ ट्रेडर्स आके रहते हैं, और फिर जो है वो वहां पे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग होती है। बेसिकली इट इज जस्ट लाइक अ मेकशिफ्ट मार्केट प्लेस। ठीक है, वो जैसे आपके पास एक कंक्रीट की सिटी होती है, जैसे वेस्ट के अंदर सिटीज बननी स्टार्ट हुई, फ्लोरेंस बना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसी सिटीज इंडिया के अंदर नहीं है। वो इस चीज के बारे में लिखते हैं। अंग्रेज यहां पे आते हैं और अंग्रेज वो वेस्टर्न मॉडल जो है वो यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो मद्रास को डेवलप करते हैं, कलकत्ता को, कोलकाता को डेवलप करते हैं, मुंबई को, बॉम्बे को डेवलप करते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अगेन वो जब अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंडिया के ऊपर लगाते हैं, तो वो ये देखते हैं कि जो भारतीय समाज है वो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से ज्यादा बदल नहीं रहा है। वेस्ट के अंदर ऐसा नहीं हुआ। वेस्ट के अंदर जैसे ही इकोनॉमिक्स बदली, समाज बदल गया। इंडिया के अंदर जो समाज है वो नहीं बदलता, तो इस चीज का जो पूरा का पूरा श्रेय दिया जाता है वो विलेज को दिया जाता है, कि इंडियन विलेज के अंदर एक ऐसी सिक्योरिटी समाज को मिलती है, भारतीय समाज को मिलती है, जिस वजह से वो बाकी सारी चीजों से आइसोलेटेड रहता है। उस विलेज के अंदर उनका अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, उन विलेज के अंदर अपना उनका एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, उस विलेज के अंदर उनका अपना एक जो है वो सोशल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो कहते हैं दैट दिस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इट इज लाइक दी पंचायत्स, वहां पे कुछ पंचायत्स हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास उनके पास अपना ही एक एक्सचेंज सिस्टम है जिसको वो जजमानी कहते हैं, एंड सोशल सिस्टम के अंदर उनकी जो है वो जाति व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है, जिस वजह से इन सारी चीजों की वजह से जो इंडियन विलेज है दैट इज एन आइसोलेटेड एंटिटी। हम चाहे जो भी कुछ करते रहें, ये एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक की तरह से जो है वो, या फिर आपके पास एक लिटिल रिपब्लिक की तरह जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करता रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा। इट इज अ रिपब्लिक इन इटसेल्फ। तो फिर इसके बाद उनको अंग्रेजों को क्रिटिसाइज किया जाता है, फिर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट आते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट आते हैं, और इसी कंसेप्ट के ऊपर उनके क्रिटिसिज्म देते हैं, एंड थस दिस एंटायर सिलेबस और दिस एंटायर सेगमेंट ऑफ योर सिलेबस इट इज फॉर्म्ड। ठीक है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है उन विलेज स्टडीज का भारतीय समाज के लिए, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि आपके पास विलेज एज अ सोशल सिस्टम कैसे बना, विलेज का सेटलमेंट पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है आजकल, ट्रेडिशनल सेटलमेंट पैटर्न कैसे हुआ करता था, बिकॉज इनका सेटल करने का तरीका भी अपना ही था। ठीक है, देन उसके बाद इनके इंटरकास्ट रिलेशनशिप्स किन चीजों के ऊपर बनते हैं, एग्रेरियन रिलेशनशिप्स कैसे बदले हैं या फिर कैसे बनते हैं, देन उसके बाद इंपैक्ट क्या हुआ है ग्लोबलाइजेशन का इस विलेज सोसाइटी के अंदर, जिसको हमने एज एन आइसोलेटेड एंटिटी जो है वो बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया में जो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इसके अंदर ज्यादातर सवाल जो है वो मुस्लिम्स के ऊपर आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर आते हैं। अब
इसके ऊपर आने का कारण क्या है? इसके ऊपर आने का कारण जो है सबसे बड़ा है सच्चर कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो है वो बेसिकली ये बताती है कि जो भारतीय मुसलमान हैं उनके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो ठीक नहीं है। अब ठीक ना होने का कारण जो है वो अगेन विलेज स्टडीज के अंदर छुपा हुआ है, जिसको अजीज अहमद बताते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्या हुआ मुस्लिम्स के साथ पास्ट में, क्या नहीं हुआ, उसको जो है वो यहां पे डिस्कस करते हैं। काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है तो मैं इसको यहीं पे खत्म कर रहा हूं। देन उसके बाद बात आती है सोशो कल्चरल चेंज। अब ये जो सोसाइटी है जिसको हमने पिछले यूनिट के अंदर भी और इस यूनिट की शुरुआत के अंदर थोड़ा सा हमने स्टैटिक बताया था, आइसोलेटेड बताया था, वो सोसाइटी भी जो है वो चेंज कर रही है। क्यों चेंज कर रही है? बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस कॉल्ड संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड बिकॉज ऑफ द मीडिया। सोसाइटी के अंदर ये फोर्सेस हैं चेंज लाने की, और हर एक फोर्स अपने अपने तरीके से जो है वो चेंज ला रही है। ठीक है, सो इसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। देन द ट्राइबल सिचुएशन एंड द सोशल इश्यूज इन इंडिया। ठीक है, ट्राइबल सिचुएशन और सोशल इश्यूज इन द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्राइबल सिचुएशन का मतलब है कि आप ट्राइबल्स को कैसे स्टडी कर सकते हो, ट्राइबल्स के अंदर कितनी वेरिएबिलिटी है। तो मेजरली ट्राइबल्स के अंदर 4 तरह की वेरिएबिलिटी से सवाल पूछे जाते हैं, 4 तरह की वेरिएबिलिटी से। पहली है उनकी रेशियल वेरिएबिलिटी, दूसरी है उनकी लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी, तीसरी है उनकी इकोनॉमिकल वेरिएबिलिटी, चौथी होती है उनकी सोशल वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली इन 4 चीजों के ऊपर जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। देन उसके बाद व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। बेसिकली व्हाट हैपेंस इन द ब्रिटिश राज, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान क्या होता है कि सबसे पहले वो आते हैं, और आते ही क्योंकि बिकॉज इट वाज अ कंपनी, पहले एक कंपनी का राज हुआ करता था, ब्रिटिश राज जो है वो इट केम इन 1858। कंपनी ने आते ही जहां जहां पे उसकी पैड जमती गई, जहां जहां पे वो जाते गए, वहां पे उन्होंने जो लैंड सिस्टम है या फिर जो आपके पास लैंड रिफॉर्म्स हैं वो कुछ इनिशिएट किए। उन्होंने जो अपना आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसको चेंज किया। इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम से खास करके जो ट्राइबल्स हैं वो काफी खफा हुए, जिस वजह से अंग्रेजों के खिलाफ ट्राइबल्स की जो है लड़ाई हुई, रेबेलियंस हुए, रिवोल्ट्स हुए, अपराइजिंग्स हुई। एंड देन आपके पास जो है वो ट्राइबल्स के अंदर, बिकॉज अंग्रेजों के साथ वो लड़ते हैं, अंग्रेज उनको दबाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले जो है वो लैंड एलियनेशन की प्रॉब्लम आती है, उनकी जमीनें छीन ली जाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुरजीत सिन्हा का मानना है, ये के.एस. सिंह का मानना है, और बहुत सारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इस चीज के साथ जो है सहमत है। ठीक है, तो लैंड एलियनेशन आना इनके अंदर जो है शुरू होता है। लैंड एलियनेशन के बाद दे मूव इनटू द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज जहां पे इनको पैसे की जरूरत पड़ना। अब आप फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हो, फॉरेस्ट के अंदर आप हंटिंग गैदरिंग कर रहे हो, अगर आपको हंट नहीं मिला तो पड़ोसी से लेके खा लेंगे आप। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपका जो जीवन है वो चल जाएगा, आपको पैसे की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि पैसे की कोई जरूरत नहीं तो क्या ही पता चलेगा कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। तो जब वो लोग अर्बन एरियाज के अंदर आते हैं तो उनको अमीरी और गरीबी के बारे में पता चलता है। उनको पता चलता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी, पैसा कुछ ऐसी चीज है और उनको पैसा अर्न करना पड़ेगा। पैसा उनको अर्न करना नहीं आता, लेकिन अनाज जो है वो उनको पैसे का मिलेगा। सो दे विल टेक डेट, कर्जा लेंगे, लेकिन क्योंकि पैसा कमाना नहीं आता तो कर्जा देंगे कैसे। तो इस वजह से ट्राइबल्स जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर जो है फंस जाते हैं।
एंड यही प्रॉब्लम्स जो है वो ट्राइबल्स के अंदर आज भी दिखाई देते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स की जो है ये लिस्ट बनाई गई है, ठीक है। देन उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस ऑल्सो एंड स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस, जितने बेखबर अंग्रेज थे उतने ही बेखबर हमारी सरकार निकली। तो हमारी सरकार ने ना फॉरेस्ट पॉलिसी को ज्यादा बदला, ना इकोनॉमिक पॉलिसी को ज्यादा बदला, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर वैसा का वैसे सब कुछ जो है वो चलता आता है। रादर नेहरूवियन गवर्नमेंट जो है वो उस चीज को और ज्यादा मैग्नीफाई कर देती है, जिस वजह से जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है, फॉरेस्ट पॉलिसी की वजह से ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होता है, अर्बनाइजेशन की वजह से ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सारी चीजें और ज्यादा मैग्नीफाई हो जाती है, ठीक है। तो इन चीजों की बिल्कुल एफआरए तो अभी हमें आया है, तो हमें जो है वो 1980s के बाद हल्का सा पता चलना शुरू हुआ दैट व्हाट डज ट्राइबल वांट, और उसके अंदर भी एग्रीकल्चरल कमीशन की रिपोर्ट आती है जो कि बेसिकली उस चीज को नकारती है। एंड देन 1988 के बाद जो है वो इफेक्टिवली ये चीजें आती हैं दैट व्हाट वी शुड डू फॉर द ट्राइबल्स। तो तब तक की वही डेप्रीवेशन की पॉलिसी अंग्रेजों के जमाने की हम लेके आते हैं उनके लिए, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास ट्राइबल सिचुएशन कैसी है उस चीज को यहां पे डिस्कस किया जाता है। देन व्हाट इज ट्राइबल्स के अंदर सोशल चेंज कैसे आया है, और आपके पास अलग अलग कास्ट इश्यूज क्या आ रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, या फिर इंडिया के अंदर जो है वो क्या अलग अलग ट्राइबल और कास्ट इश्यूज आ रहे हैं। पहला है ट्राइबल्स के अंदर या फिर आपके पास एससीज के अंदर डेप्रीवेशन का प्रॉब्लम। शेड्यूल कास्ट के अंदर, शेड्यूल ट्राइब के अंदर, ओबीसीज के अंदर डेप्रीवेशन का प्रॉब्लम क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज के बारे में क्या कहता है, ठीक है। अब बेसिकली जैसे ही आप ट्राइबल्स जो है वो अर्बन सोसाइटी के अंदर आते हैं, तो अर्बन सोसाइटी के अंदर उनको वहां पे हिंदू समाज जो है वो मिलता है, एंड दे गेट अब्सॉर्ब्ड इनटू द हिंदू फोल्ड ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और हिंदू फोल्ड जो है वो इट इज सोशली स्ट्रेटिफाइड इनटू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, बिकॉज दे आर गेटिंग असिमिलेटेड इनटू द हिंदू फोल्ड। तो इनको जो है वो अकॉर्डिंग टू मेनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इनको जो है वो सबसे नीचे की जो व्यवस्था है वो मिलती है, ठीक है। यहां पे इनको जो है शूद्र व्यवस्था के अंदर रखा जाता है। तो बेसिकली ये देखा जाता है दैट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, स्पेशली इन 1970s 80s, दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज, द प्रॉब्लम ऑफ द सोशल डेप्रीवेशन, ये तीनों के अंदर आनी शुरू हो जाती है। और इसके कारण क्या है, सरकार क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है, वो जो है वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सोशल चेंजेस आते हैं ट्राइबल सोसाइटी के अंदर ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स हम इनिशिएट करते हैं, ठीक है, कुछ हम वेलफेयर मेजर्स लेते हैं, तो इनका जो एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, किनशिप होता है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। सो उसको जो है यहां पे डिस्कस किया जाता है। देन उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ एथनिसिटी एंड एथनिक कन्फ्लिक्ट्स। बेसिकली ट्राइबल्स यहां तक जो है वो समझ जाते हैं कि आपके पास जो है वो अगेन दे विल बी डिप्राइव्ड, प्रॉब्लम्स जो है वो उनके अंदर आती रहेंगी। सो ट्राइबल्स दे स्टार्ट टू मोबिलाइज देमसेल्फ, दे स्टार्ट टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। वो स्टार्टिंग से ही भगवान बिरसा मुंडा के नीचे जो है वो रिवोल्ट करते हैं। फिर उसके बाद ट्राइबल्स के अंदर कुछ शुद्धि मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट होती हैं, जिसके अंदर तन्ना भागत मूवमेंट है, खेरवाड़ मूवमेंट है, सरदार मूवमेंट है, ऐसी मूवमेंट्स आती हैं उनके अंदर, ठीक है। एंड देन धीरे धीरे ट्राइबल्स जो है वो आपस में इंटीग्रेट होते रहते हैं, सरकार के खिलाफ इंटीग्रेट होते रहते हैं, ठीक है, और उनके अंदर अनरेस्ट जो है वो आता रहता है। तो उन चीजों को यहां पे हम स्टडी करते हैं दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर दोज अनरेस्ट।
और किस तरह से अलग अलग ट्राइबल सोसाइटीज जो है वो मोबिलाइज हुई है। देन उसके बाद द डिमांड ऑफ रीजनलिज्म, द डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी एंड सीडो ट्राइबलिज्म। ठीक है, तो अगेन ये मूवमेंट्स और पक्की होती हैं और आपके पास जो है वो ये दे ट्रांसलेट इनटू रीजनलिज्म, जिसके अंदर आपके पास झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी मूवमेंट जो है वो एक मूवमेंट है। ठीक है, झारखंड मूवमेंट, छत्तीसगढ़ मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट जो है वो आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ मूवमेंट्स बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नागालैंड की मूवमेंट है। तो इस तरह से जो है दिस इज हियर। फिर उसके बाद आखिरी, रिलीजन, ट्राइबल डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोलॉजिकल रोल इन द ट्राइबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अलग अलग रिलीजन्स जो है वो आए और ट्राइबल्स को जो है वो इनके अंदर, ट्राइबल्स ने इनके अंदर कन्वर्जन किया, तो उस वजह से ट्राइबल की सोसाइटी कैसे चेंज हुई है। ठीक है, ट्राइब एंड नेशन स्टेट। अब बेसिकली यहां पे हम ये स्टडी करते हैं कि इंडिया की पॉलिसी जो है, बस 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 दो रह गए, कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो ट्राइबल्स के प्रति क्या है और आपके पास जो है वो बाकी लोगों की, बाकी कंट्रीज की ट्राइबल्स के प्रति पॉलिसी क्या है। और इसके अंदर हम दो कंसेप्ट्स को स्टडी करते हैं, एक है नेशन, दूसरा है स्टेट। ठीक है, नेशन का मतलब होता है एक कल्चरल एंटिटी जो कि आप किसी चीज के ऊपर बनाते हो, जैसे ट्राइबल्स हैं वो रिलीजन के ऊपर या डेप्रीवेशन के ऊपर आप अपनी जो है यूनिटी बनाते हो। दूसरा होता है स्टेट। स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी होती है जिसके अंदर सरकार आ जाती है, जिसके अंदर संविधान आ जाता है। तो दोनों चीजें किस तरह से कई बार विरोधाभास में रहती हैं, तो इन चीजों को हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद क्या हिस्ट्री रही है ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या रोल रहा है, वो यहाँ पे डिस्कस होगा। सो दिस इज योर सिलेबस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम जो है वो पहले नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट थीम इटसेल्फ। और जैसे हमने थीम्स को डिवाइड किया है वैसे ही हम जो है वो आगे की तरफ चलते जाएंगे। ठीक है, सो टुमारो वी विल हैव द फर्स्ट क्लास। ठीक है, सी यू देयर।